Hey people, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the part number 5 for the chapter number 3 of CA Final SCMP, that is Lean System and Innovation. तो हम लोग को कंप्लीट कर देना है आज बैक फ्लशिंग इन JIT सिस्टम के साथ में। एंड देन फिर मैं उसके बाद में आपको कुछ सोर्सेज जो है वो अपने टेलीग्राम के लिंक पे टेलीग्राम के चैनल पे लिंक दे दूँगी, जिन सोर्सेज से मैं अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करूँगी। ठीक है, ऑन यूट्यूब आई विल अपलोड ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट एंड उसका एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक फ्लशिंग इन JIT सिस्टम। तो बैक फ्लशिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू रिकॉल द टू प्रॉब्लम्स जो कि हमने डिस्कस करी थी प्रोसेसेस में। तो जब हम जो टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ JIT सिस्टम वो कवर कर रहे थे, तो आप लोग को ध्यान होगा 3 प्रोसेसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फर्स्ट प्रोसेस जो था दैट वाज अबाउट द रॉ मटेरियल यहाँ पर। देन हम लोगों ने जो दूसरा प्रोसेस था वी डिस्कस्ड अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये पहला रॉ मटेरियल का था, फिर वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, कैनमैन कार्ड वगैरह। देन हम लोगों ने थर्ड प्रोसेस डिस्कस किया था ऑल्टरेशन ऑफ द सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। तो क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन सिस्टम में JIT सिस्टम को लेकर के आ रही हैं, सो दैट इज़ वाई इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम्स उनका भी ऑल्टरेशन करें। तो ये जो प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर के आई थी। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो अकाउंट पेबल था उसका बहुत ज़्यादा लार्ज पाइल इकट्ठा हो गया था, है ना? एंड जो सेकंड वाली प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यही नहीं पता लग पा रहा था कि यू नो सप्लायर्स के पास में डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, मतलब कंपनी के पास में सप्लायर्स ने डिलीवरी करी है या नहीं करी है। So it was not possible, there was no way to determine that whether the deliveries have been actually made or not. तो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम थी कि लार्ज पाइल ऑफ अकाउंट पेबल था, तो उसके लिए तो उन्होंने सिंपल सा सोल्यूशन दे दिया था कि आप कंसोलिडेटेड एंट्री कर दो। अब दूसरा जो था कि क्या सच में डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उसके लिए हम लोगों ने ये सोल्यूशन निकाला था कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग और इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग ईच टाइम द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू यू, जितनी बार आपके पास में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उतनी बार अकाउंटिंग करने से बेटर ये है कि आप रिवर्स ऑर्डर में चलो। दैट मीन्स आप क्या करो, आप ये निकाल लो कि आपका कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, इसमें से कितना खराब हुआ होगा, जो मतलब टोटल प्रोडक्शन है तो उसमें कितना रॉ मटेरियल लगा है और कितना रॉ मटेरियल ख़राब हुआ होगा। एंड उस हिसाब से ही आप लगा लो कि कितना प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट में कितना मटेरियल लगता है, एंड जितना मटेरियल लगता है मतलब उतना ही प्रोडक्शन हुआ होगा। क्योंकि JIT का कंसेप्ट ही ये होता है ना कि हम कोई भी रॉ मटेरियल नहीं रख रहे हैं अपने पास में, कोई भी इन्वेंट्री हम नहीं रख रहे हैं, तो हमें जितनी जितनी की ज़रूरत थी उतना उतना हमने मंगवा लिया और अपना प्रोडक्शन कर लिया। राइट, तो इस वाली प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था, तो इसी को ही डिटेल मैनर में हम बोलते हैं बैक फ्लशिंग। ठीक है, तो यही है। अभी मैं आपको डिटेल में जो है वो एक एक लाइन से समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज द जिस्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैक फ्लशिंग रिक्वायर्स नो डेटा एंट्री ऑफ एनी काइंड अंटिल अ फिनिश प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। तो इन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आप ये नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो ना कि डिलीवरीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो एक काम करो, तब तक कोई डेटा एंट्री मत करो जब तक कि फिनिश प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, now, at that time, the total amount finished is entered into the computer system, which multiplies it by all the components listed in the bills of material for each item produced. This yields a lengthy list of components that should have been used in the production process and which are subtracted from the beginning inventory balance to arrive at the amount of inventory, and that should be left now in hand. Given the larger transaction volumes associated with JIT, this is an ideal solution to the problem. अब बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ से। ये लाइन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन में ही क्या बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हम लोग क्या करें, बैक फ्लशिंग मतलब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। नाउ एक एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं, उसके बाद में जो है वो मैं इस वाले जो टेक्स्ट है उस पर आऊँगी। तो हुआ ये कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना, अब JIT सिस्टम तो ये बोलता है ना कि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना मटेरियल मंगवा लो।
बट ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि प्रोडक्शन एक ही दिन में सारा का सारा हो जाएगा। ये जो बैक फ्लैशिंग अकाउंटिंग है वो तो ये बोल रही है ना कि जब आपका फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए अब तब अकाउंटिंग करो। अब फिनिश प्रोडक्ट का मतलब तो ये हो गया कि उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज आपको फिनिश प्रोडक्ट्स के बनाने हैं 100 यूनिट्स और आपके जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसका मतलब हम उन 10 यूनिट्स के लिए क्या कर देंगे, बैक फ्लैश अकाउंटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, अब हुआ ये कि आपको बनाने थे किसी भी चीज़ के, सपोज 100 यूनिट आपको बनाने थे, तो उसके लिए आपने क्या करा, उसके लिए आपने जो है आपके पास जो इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री आपने मंगवाया, रॉ मटेरियल जो आपने मंगवाया उसके 600 यूनिट आपने मंगवाए। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि 100 यूनिट हमें बनाने हैं और एक यूनिट में ना, अब रॉ मटेरियल कोई एक ही थोड़ी ना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम अगर डोसे वाले एग्जाम्पल लें तो डोसे में हमको पटेटो भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, एंड जो भी राइस वगैरह होता है वो भी चाहिए, राइस फ्लावर वगैरह, राइट। बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो सपोज हम अपने एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि एक फिनिश प्रोडक्ट है जिसकी हमें 100 यूनिट बनानी है और इसके लिए हमको 3 टाइप के रॉ मटेरियल लग रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी। अब एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए के आपको 2 यूनिट लगेंगे, रॉ मटेरियल बी के आपको 4 यूनिट लगेंगे और रॉ मटेरियल सी का आपको 1 यूनिट लगेगा। ठीक है, इस तरह से 2:4:1 में हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बन जाता है। अब हुआ ये कि कंपनी ने एक दिन में कितने यूनिट बना लिए, 50 यूनिट बना लिए। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर 1 यूनिट एंड कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड 50 यूनिट्स। अब हम इसमें बैक फ्लैशिंग अकाउंटिंग कैसे लगाएंगे। बैक फ्लैशिंग अकाउंटिंग हम ऐसे लगाएंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेके 2 यूनिट लगे थे, तो इसका मतलब यहाँ कितने लगे होंगे रॉ मटेरियल लेके, 100 यूनिट, यहाँ पर 200 यूनिट और यहाँ पर 50 यूनिट, राइट। तो इससे आपने क्या निकाल लिया, इससे आपने ये निकाल लिया कि ये तो आपका फिनिश प्रोडक्ट था और ये आपकी क्या होगी, रॉ मटेरियल की वो यूनिट्स होंगी जो आपको लगी होंगी। तो इसका मतलब अगर आपने इतना प्रोडक्शन कर लिया है तो इतनी जो है वो रॉ मटेरियल आपको लगा होगा, इतनी की डिलीवरी आपको हुई होगी। अब मैं अपने एग्जाम्पल में अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो 2 और 4 और 1 है इसमें हम लोग स्क्रैप को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब इसमें हम जो स्क्रैप एस्टिमेटेड स्क्रैप है उसको इंक्लूड करें, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है ना कि जैसे एक यूनिट को बनाने के लिए 3 ही यूनिट लग रही हो, एक यूनिट हम ये मान रहे हो कि वेस्ट हो जाता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो इस तरह से मैं लेकर के चल रही हूँ, तो वो हमें कंसीडर करना होता है स्क्रैप को। अब मैं एक बार टेक्स्ट पे वापस आती हूँ, उसके बाद में हम स्क्रैप पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, एट दैट टाइम द टोटल अमाउंट फिनिश्ड इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे वाले एग्जाम्पल में कितने प्रोडक्शन फिनिश हो गए थे, 50। तो हमने क्या करा, कंप्यूटर सिस्टम ये है और इसमें हमने डाल दिया 50 यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एंट्री हो गई, बैक फ्लैशिंग अकाउंटिंग चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो गया। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा बाय ऑल द कंपोनेंट्स लिस्टेड इन द बिल्स ऑफ मटेरियल्स। तो बिल्स ऑफ मटेरियल्स हमारे में क्या क्या मटेरियल था, हमारे में मटेरियल था ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी, है ना। तो कंप्यूटर महाशय क्या करेंगे, कंप्यूटर महाशय मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस रेशियो में कर देंगे, जिस भी रेशियो में रॉ मटेरियल लगा होगा। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या लग रहा था, 2:4:1 में लग रहा था। ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल ए के 100 यूनिट्स लगे होंगे, रॉ मटेरियल बी के 200 यूनिट्स लगे होंगे और रॉ मटेरियल सी के 50 यूनिट्स लगे होंगे। अगर ये वाले यूनिट्स कंपनी के पास में नहीं आते रॉ मटेरियल के, तो क्या कंपनी ये फिनिश प्रोडक्ट्स बना पाती, नहीं बना पाती, राइट। तो इस तरह से जो है ये चलती है। तो इससे ये होता है, दिस yields a lengthy list of components that should have been used in the production process and which are subtracted from the beginning inventory balance to arrive at the amount of inventory that should now be left in hand। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक लेंदी लिस्ट मिल जाती है। किसकी लिस्ट मिल गई आपको कि अच्छा ये मटेरियल जो है वो लगा है, बिल्स ऑफ मटेरियल की लेंदी लिस्ट आपको मिल जाती है कॉम्पैक्ट मैनर में। साथ ही में आपको ये पता लग जाता है कि कितने यूनिट्स आपके यूज़ हो गए हैं। जैसे आपने मंगवाए थे रॉ मटेरियल की 600 यूनिट और आपके यूज़ कितने हो गए, आपके यूज़ हो गए 350 यूनिट्स। ठीक है,
तो 350 यूनिट्स आपकी यूज़ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप पे बैलेंस कितना बचा? अब आप पे बैलेंस जो बचा है वो बचा है आप पे 250 यूनिट्स का। तो आपने मंगवाए थे रॉ मटेरियल, तीनों के रॉ मटेरियल को मिला के कर रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, वो 600। हमारा टोटल यूज़ हो गया 350। तो हमारा क्या बचा? 250 यूनिट्स का हम पे रॉ मटेरियल बचा। ठीक है। अब इस 250 यूनिट्स के हिसाब से ही हम प्रोडक्शन और कर पाएंगे। ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितना हमारा मटेरियल जो है वो यूज़ हो गया। सो गिवन द लार्ज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स एसोसिएटेड विद जेआईटी, दिस इज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्योंकि आपको जेआईटी में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है, एक बहुत आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आपको बार बार हर इंडिविजुअल मटेरियल की अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली ये देख लो कि एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और किस रेशियो में उसका यूजेज होगा। ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप क्या कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आप ये कैलकुलेशन कर लो कि अगर कंपनी ने इतना प्रोडक्शन कर लिया है तो इसका मतलब इन्होंने इतना इतना जो है वो यू नो रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया होगा। तो इसी वाला कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि क्या डिलीवरी सच में हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की डिलीवरी सच में नहीं हुई होती तो ये प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर। अब अगर मैं मान लूँ कि स्क्रैप को अगर हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो स्क्रैप का मतलब मैंने जैसे कि बताया कि रॉ मटेरियल ए बी सी है, तो जैसे सपोज बी के हम एज्यूम करें कि हमें 1 यूनिट के लिए 4 यूनिट्स लग जाते हैं। अब हो सकता है कि कंपनी का ऐसा ट्रेंड चल रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो कंपनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर के चल रही हो। ठीक है। कि सॉरी, स्क्रैप में इतना वेस्ट हो जाएगा या प्रोडक्शन की प्रोसेस में इतना वेस्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें भी जो है वो इंक्लूड करनी है। तो उसका ऐसा तो है नहीं कि आप सप्लायर को पैसे नहीं दोगे। अब भाई आपसे वेस्ट हुआ है ना प्रोडक्शन के प्रोसेस में, सप्लायर ने तो जितनी यूनिट आपने मांगी थी उतनी दी ना। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर कर रहे हैं वो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि सप्लायर को हमें कितना पैसा देना है। हम यहाँ डे टू डे एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम सप्लायर को बाद में दे रहे हैं, जब प्रोडक्शन हो गया उसके बाद में दे रहे हैं। तो अब ऐसे में आप कैसे एक्यूरेसी निकालो, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ हो रही है। सप्लायर तो बोल देगा कि हाँ मैंने यूज़ किया है, बट सॉरी मैंने डिलीवर किया है, बट हो सकता है कि कंपनी ना माने। तो इस आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। इस बैकफ्लैश अकाउंटिंग में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन जो है, सॉरी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है, पिल्स। तो पिल से जो है वो आप याद कर लो चारों के चारों पॉइंट्स। सो प्रॉब्लम नंबर 1 है प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, प्रॉब्लम नंबर 2 है इन्वेंट्री एक्यूरेसी, प्रॉब्लम नंबर 3 है लॉट ट्रेसिंग, एंड प्रॉब्लम नंबर 4 इज स्क्रैप रिपोर्टिंग। तो पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, तो प्रोडक्शन रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन फिगर है ना वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमारे वाले केस में हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 50। तो 50 यूनिट्स का हम लोगों ने किया था, एंड उसी के हिसाब से फिर हमने निकाला था कि अच्छा 50 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट्स के बन गए हैं। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल आया था 100 200 और 50 के हिसाब से वो आया था 350 यूनिट्स का रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होगा। अब से फॉर एग्जांपल 50 की जगह आपने गलती से लिख दिया यहाँ 60। अब गलती से एक बार आपने 60 लिख दिया तो इसका रेशियो तो पूरा ही चेंज हो जाएगा ना। ये 60 का हो जाएगा आपका 120, देन 60 इंटू 4 हो गया आपका 240, और ये हो गया आपका 60। राइट। तो उसके हिसाब से तो आपका फिर 420 हो जाएगा ना। आपने अगर एक चीज़ गलत रिपोर्ट कर दी तो उसका मतलब तो ये हो गया कि आपने 420 जो है वो 420 आपका मटेरियल यूज़ हो गया। वैसे हुआ एक्चुअली में आपका 350 है, लेकिन आपने गलत जो है टोटल प्रोडक्शन फिगर लिख दी, उस वजह से रॉ मटेरियल का गलत आ गया। तो इससे क्या होगा, पूरी की पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, पूरा का पूरा बैलेंस गलत आएगा। राइट। तो एक रॉन्ग कंपोनेंट, अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्शन फिगर टोटल गलत लिख दी, तो जो भी कंपोनेंट के टाइप्स है और उनकी क्वांटिटीज जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी गलत होगी। ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये तब होती है अगर जो है आपका स्टाफ उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टर्नओवर है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से यहाँ काम करना होता है, ट्रेंड जो है स्टाफ होना चाहिए इस चीज़ की रिकॉर्डिंग के लिए।
उसके बाद में अगर हम बात करें इन्वेंट्री एक्यूरेसी की, तो इन्वेंट्री एक्यूरेसी का मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पर हम जो है ना इन्वेंट्री बैलेंस को हर टाइम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब जीआईटी का कंसेप्ट क्या बोलता है, जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो वैसे वैसे आप क्या करते रहो, वैसे वैसे आप रॉ मटेरियल मंगवाते रहो। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री तो मेंटेन करना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस का मतलब यही हो गया कि जैसे आपको रॉ मटेरियल्स मंगवाने हैं, तो रॉ मटेरियल का अगर आप सोचो कि आप एक ट्रैक रखोगे एट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, आप एक ट्रैक रखोगे कि इतना हमारा रॉ मटेरियल है हमारे पास में, तो वो आपका एक्यूरेटली मेंटेन नहीं हो पाता है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक दिन में जितना प्रोडक्शन आपने मतलब जितना रॉ मटेरियल मंगवाया हो सारा ही यूज़ हो गया हो। एंड चलो आपका लेफ्ट ओवर हो भी गया है, तो आपको अगर और रॉ मटेरियल मंगवाना होगा तो उसका ऑर्डर आप दे दोगे। ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री बैलेंस है मे बी टू हाई एट ऑल टाइम्स, क्योंकि जो ब्लैक फ्लैशिंग ट्रांजेक्शन है वो तभी रिलीव करता है इन्वेंट्री को वंस अ डे। ठीक है, ड्यूरिंग विच टाइम अदर इन्वेंट्री सेंड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि बैक फ्लैश अकाउंटिंग तो आपका दिन में एक ही बार होता है जब फिनिश प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब इन्वेंट्री तो कंटिन्यूअसली आ रहा है ना, जैसे जैसे प्रोडक्शन के ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से एक्यूरेट सेट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो नहीं बन पाता है वेयर हाउस में। ठीक है। देन एल का मतलब यहाँ पर है लॉट ट्रेसिंग। तो लॉट ट्रेसिंग जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है बैक फ्रेश सिस्टम में, एंड इट इज रिक्वायर्ड when a manufacturer need to keep records of which production lots were used to create a product in case all items of the lot must be recalled। तो जैसे रॉ मटेरियल की तीन कैटेगरी है यहाँ पे, लॉट्स जो हैं दीज आर रिलेटेड टू द लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब हो सकता है कि एक लॉट आपने रॉ मटेरियल लेकर आज मंगवाया हो, दूसरा लॉट आपने कल मंगवाया हो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि कौन सा लॉट कौन से प्रोडक्शन में लगा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाता है अब हो सकता है कि कुछ वेस्ट भी हो गया हो मटेरियल, है ना। तो ये चीज़ जो है ये बैक फ्रेशिंग अकाउंटिंग से नहीं ट्रेस हो पाती कि कौन से लॉट से कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। सो दिस इज रिटन कि ये पॉसिबल नहीं होता है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप कोई पिकिंग सिस्टम जो है वो लगा दो। ठीक है। सो ओनली अ पिकिंग सिस्टम कैन एडिक्वेटली रिकॉर्ड दिस इन्फॉर्मेशन कि किस लॉट से वो जो है रॉ मटेरियल को उठा रहा है। तो सम कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अलाउ करते हैं पिकिंग और बैक फ्लैशिंग सिस्टम को, so that pick transactions for lot tracing purpose can still be entered in the computer। जो lot tracing है वो फिर राइट सॉफ्टवेयर के साथ में अगर आप हाई एंड सिस्टम्स पे लगाओ तो आप कर सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है। देन एस से बात हो रही है स्क्रैप रिपोर्टिंग की। तो स्क्रैप रिपोर्टिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली एब नॉर्मल स्क्रैप से है। एक अमाउंट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप तो हर कंपनी कंसीडर करती है, बट एब नॉर्मल जो स्क्रैप है वो हर टाइम तो होता नहीं है। वो चीज़ जो आपकी कोई एक्सीडेंट हो गया कंपनी में या कोई उस टाइम पे फेज ऐसा आ गया मार्केट में उस वजह से वो स्क्रैप हुआ। सो ऑल एबनॉर्मल स्क्रैप मस्ट बी डिलीजेंटली ट्रैक्ड एंड रिकॉर्डेड। उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करो, बहुत कॉन्शियस होकर रिकॉर्ड करो, वरना जो भी मटेरियल है अदरवाइज दीज मटेरियल्स विल फॉल आउटसाइड द बैक फ्लैशिंग सिस्टम एंड विल नॉट बी चार्ज्ड टू इन्वेंट्री। ठीक है। सिंस स्क्रैप जो है वो कभी भी हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ज़रा सी जो लापरवाही है एम्प्लॉयज़ की, प्रोडक्शन स्टाफ की, वो एक इनएक्यूरेट इन्वेंट्री दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में 50 यूनिट्स के हिसाब से 350 यूनिट्स यूज़ हो गई थी। ठीक है। अब इन 350 यूनिट्स के अलावा से फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 50 यूनिट जो थी वो हमारी इसमें इस बार ये हुआ था कि 200 की जगह यहाँ 250 यूनिट लग गई थी, मतलब कि हमारी 50 यूनिट का एबनॉर्मल स्क्रैप हो गया। तो 50 यूनिट का एबनॉर्मल स्क्रैप का मतलब ये हो गया कि हमारी जो है 400 यूनिट यूज़ हो चुकी है रॉ मटेरियल की, और अब हम पे 600 में से केवल और केवल 200 यूनिट ही बचेंगी रॉ मटेरियल की। लेकिन अगर जो स्टाफ है उसने इन 50 एबनॉर्मल जो स्क्रैप में चला गया उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो फिर क्या इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो पाएगी? मटेरियल शॉर्ट पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा एक टाइम पे। तो ये चीज़ जो है स्टाफ को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, एंड ये फिर इन्होंने यही दिया है कि ये गलती तभी होती है अगर जो है वो ट्रेनिंग उतनी नहीं होती है स्टाफ की, या फिर दे डू देयर वर्क केयरलेसली। ठीक है। तो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय है, तो ये चीज़ें इन लोगों को अगर हम प्रॉपरली ट्रेन कर दें तो इससे ये वाले जो इश्यूज हैं ये हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही दिया है कि एक्यूरेट स्क्रैप प्रोडक्शन रिपोर्टिंग एक्यूरेट करो। तो अगर आप ऐसा करोगे, ट्रेनिंग वगैरह दोगे, वेल पेड एक्सपीरियंस स्टाफ रखोगे, तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिकल इंसाइट यहाँ पे एक बार पढ़ लेना खुद से।
तो इसमें इन्होंने बेसिकली यही दिया है कि क्या क्या होता है इससे, कंपनी ने ये सिस्टम लगाया तो जीआईटी से बेसिकली क्या क्या हो रहा है, तो उसके एक तरह से एडवांटेजेस ही थे। एंड ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है, मैं टेलीग्राम पे जो एक काम करूँगी, पिन कर दूँगी मैसेजेस वो वाले, जिसमें मैं बताती जाऊँगी कि कौन सी जो केस स्टडी है वो मैं किसे देख रही हूँ, या फिर अगर आपको यूट्यूब से किसी और टीचर की मिले तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि किस टीचर की आप देख रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली जो आएगा वो आएगा केज एंड कॉस्टिंग के ऊपर। एंड नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर रहूँ वीडियोस के साथ में, ठीक है। सो आई होप अभी तक जस्ट इन टाइम आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। केज एंड कॉस्टिंग करने के बाद एक रिविजन वीडियो मैं छोटी सी एक और अपलोड कर दूंगी, तो उससे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। So I hope that this helps, and if it really helps, then do share my videos. Thank you so much.